हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। आपके 11th का सेशन पूरा होने वाला है और फाइनल पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज क्लास 11th का हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो आपका नॉमेनक्लेचर चल रहा था, जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग में एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, एल्कीन का कैसे करना है, एल्काइन का कैसे करना है, ऑलमोस्ट बता दिया है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, तो सब कुछ बता दी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, बोरिंग ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, चलिए देखिए, आज आपको एक छोटा सा टर्म और बताना है, जिसमें जब आप आइसोमर पढ़ेंगे ना तो आपको वहां काम लगेगा। ठीक है, जैसे आपने को पता होगा कि हर कंपाउंड का, जैसे बायो में पढ़ा होगा कि हर ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है। ठीक है, एक होता है एक होता है साइंटिफिक नेम और एक होता है कॉमन नेम। तो साइंटिफिक नेम जनरली साइंटिस्ट रखते हैं और कॉमन नेम ऑलमोस्ट हर सिटी प्लेस वाइज चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बहुत कॉमन सा एग्जांपल दूं तो प्याज, हमारे यहाँ प्याज बोला जाता है, महाराष्ट्र के साइड बाहर जाएंगे तो वहां पे उसको कांदा बोला जाता है। तो ये उसका कॉमन नेम है, बट प्याज का एक साइंटिफिक नेम, जैसे इंग्लिश में तो उसको क्या बोलते हैं, ओनियन। बाकी तो उसका जो कॉमन नेम, जो साइंटिफिक नेम होगा वो तो आपका होगा ही आपके पास। ठीक है, या दिया गया होगा। तो साइंटिफिक तो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड वही रहेगा। जैसे मैंगो का है मैंजीफेरेंडी का, जो बायो वाले होंगे उनको पता होगा। मटर का होता है पाइसम सटाइवम। तो ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सही है, बट कहीं कहीं जगहों के हिसाब से नाम बदल दिया जाता है। तो ऐसे ही कंपाउंड के पास भी दो नाम होते हैं। एक तो आईयूपीएसी, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में किया था। आईयूपीएसी ने रूल बताया था कि 5 के लिए पेंट, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप लगाना है, मेथिल लिखना है, ब्रांच लिखना है, फ्लोरो आयोडो, ये जो रूल उन्होंने बताया था उस हिसाब से आप लिखते थे। फिर आपका आता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा, जब आप आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं तो उसमें आप जब चेन चुनते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होते हैं उसका वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉमन नेम लिखते समय ये याद करिएगा, ये याद रहे आपको कि कॉमन नेम पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है वो सब लेके लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं आपके पास, जैसे मान लीजिए ये आपके पास 5 कार्बन का एल्केन है जिसको हमने पेंटेन बोला है। ठीक, चलिए, पेंटेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, सी 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 1 2 3 4 और ये आपका हो गया सी। ठीक, चलिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट चेन में अरेंज है इसीलिए इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। ठीक, एन पेंटेन, यहां पे जो एन होता है, इस एन का मतलब होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल कहने का सेंस ये होता है कि जो आपकी चेन है वो स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन पेंटेन। तो ये आपका हो गया एन पेंटेन। अब देखिए, मान लीजिए इसी कंपाउंड को किसी बच्चे ने कुछ इस तरीके से बना दिया, 1 2 3 4, और ये हो गया यहां पे। तो आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो आईयूपीएसी तो आ गया होगा 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मेथिल, और चेन में टोटल 4 कार्बन है तो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ये क्या लिखा, आईयूपीएसी। ये भी जो आपने लिखा है ये क्या लिखा है, आईयूपीएसी। अब आपसे किसी ने पूछा इसका जरा कॉमन नेम लिखिए। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल। ठीक, आइसो क्यों लगाते हैं, देखिए, आइसो आप तब लगाएंगे जब सेकेंड कार्बन पर मेथिल होगा। अगर सेकेंड कार्बन पर मेथिल या सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग होगी, मेथिल ना समझ के ऐसे समझो कि अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे आपका ब्रांचिंग होगा तो आप शब्द लगाएंगे आइसो। ठीक, अब जरा पूरे कंपाउंड में कार्बन गिनो 5, क्योंकि इसीलिए क्या लिखा गया है, आइसोपेंटिल। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया, ओ सॉरी, पेंटिल नहीं, पेंटेन, सॉरी, ये है आइसोपेंटेन। ठीक, चलिए, फिर अगर इसी कंपाउंड को किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, ऐसे और ऐसे, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी क्या लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे 1 2 3। तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका आप ये लिखेंगे
अब अगर किसी ने आपसे इसका कॉमन नेम पूछा तो इस बार सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग नहीं है, सेकंड कार्बन पर 2 बार ब्रांचिंग है, और जब 2 बार ब्रांचिंग होती है सेकंड कार्बन पर ही होना चाहिए, तो उसका नाम लिखेंगे हम नियो। बाकी 5 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पूरा। तो ये हो गया पेंटेन। तो मेरी बात समझ में आई आपको, मैंने क्या बताया, अगर सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग होगी तो उसके लिए शब्द लगाएंगे आइसो, और अगर सेकंड कार्बन पर ही 2 बार ब्रांचिंग होगी तो उसके लिए हम लगाएंगे नियो। जैसे आप इसका नाम, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 और किसी ने यहां लगा दिया और आपसे बोला कि क्या ये आइसो है, भाई 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप इसका कॉमन नेम पूछेंगे तो क्या बोलेगा वो, ये इसका नाम आप बोलेंगे आइसोहेक्सेन, आप बोल देंगे। ऐसा नहीं है, इसका नाम आइसोहेक्सेन नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, आइसो शब्द तब यूज करेंगे जब ब्रांचिंग सेकंड नंबर कार्बन पर होगी, और जब सेकंड नंबर कार्बन पे ही 2 बार ब्रांचिंग होगी तब शब्द इस्तेमाल करेंगे नियो। बट यहां पे देखिए आपकी ब्रांचिंग सेकंड पे नहीं थर्ड पे है, दैट्स वाई वी कांट राइट आइसो, इसीलिए हम यहां पे आइसो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां ब्रांचिंग थर्ड कार्बन पर है। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा मैंने बुक में पढ़ा था तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहिए। ठीक है, और आगे काम भी आएगा, तो ये आप इसको क्लियर कर लीजिए कि जब सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग होगी तभी आप आइसो लगाएंगे। पूरे कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे सबको जोड़ना है कॉमन नेम लिखते हुए, और अगर सेकंड कार्बन पर 2 बार ब्रांचिंग है तो आप वहां नियो लगाएंगे, लेकिन कार्बन की ही ब्रांचिंग होनी चाहिए, फ्लोरो ब्रोमो नहीं होना चाहिए, ब्रांचिंग कार्बन की ही होनी चाहिए, तो आप वहां पे उसके लिए नियो शब्द इस्तेमाल करेंगे। एंड रिमेंबर दैट फॉर ओनली सेकंड कार्बन वी कैन यूज आइसो एज वेल एज नियो। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखिए और इसको नोट कर लीजिए। हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। अभी जो आपने अभी तक जो नॉमेनक्लेचर किया है वो याद होगा आपने स्ट्रेट चेन का किया है। ठीक है, स्ट्रेट चेन इन द सेंस आपकी चेन स्ट्रेट होती थी, दाएं बाएं होती थी, मतलब चेन खुली होती थी, चेन कहीं से क्लोज नहीं होती थी, तो इसका आपने कर लिया। अब आपको करना है नॉमेनक्लेचर रिंग का। अगर आपके पास चेन रिंग के फॉर्म में होती हो तो कैसे करेंगे, जैसे अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको रिंग बनानी होगी, एक क्लोज्ड रिंग बनानी है, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? क्लोज रिंग बनाने के लिए कम से कम भाई 3 कार्बन तो चाहिए। तो अगर आप 3 कार्बन की रिंग लेते हैं तो ये देखिए 3 कार्बन का जो रिंग बनेगा, क्या वो ये बनेगा? भाई 2 कार्बन में तो रिंग बना नहीं पाओगे। ठीक, तो देखो रूल बताऊंगा तो भूल जाएगा, इतने हो नहीं कि याद रखोगे, तो डेफिनेटली आपको भूलेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराते समय ही रूल याद करा दे रहा हूं। ठीक, चलो पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो आपने पढ़ा है एन, लेकिन क्योंकि ये रिंग है तो रिंग का मतलब ये साइक्लिक होगा, तो आगे आप इसी के जोड़ दीजिए साइक्लो, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने इसका पूछा तो अब आपको पता चल गया होगा भाई 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइक्लिक है तो आगे लिख दो साइक्लोब्यूटेन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, मान लो ऐसे किसी ने पूछा आपसे, अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो अब क्लियर ही हो गया 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइक्लिक है तो क्या लगा देंगे आगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक, ऐसे ही ये है आपके पास 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे रिंग है तो आगे जोड़ दो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिंग का नॉमेनक्लेचर। अब आपको ये देखना है कि जैसे आपने क्या किया था, आपने चेन पे ब्रांचिंग की थी, फिर वहां 2 मेथिल 4 मेथिल क्लोरो फ्लोरो ये सब लिखते थे। अब ऐसे अगर इस पे ब्रांचिंग हो जाएगी तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि अगर इस पे ब्रांचिंग हो जाएगी तो कैसे लिखेंगे। जितना आप लिखवाते जा रहे हैं, जितना पढ़ाते जा रहे हैं, आप सब अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, ये सब आपको आगे काम लगेगा। चलिए अब इसको ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि मैंने रूल नहीं लिखवा रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा। मान लीजिए अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिया है और ऐसे दिया है, अब कह रहा है इसका नाम लिखिए, तो देखिए सबसे पहला रूल, ठीक,
हर एक क्वेश्चन में मैं एक रूल बताता जाऊंगा। सबसे पहला रूल आपको, अब भाई इसके पास एक कार्बन है और ये पूरी रिंग है आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप वो उसको प्रायोरिटी देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या भाई ये तो अकेला है, ये तो 3 है, ठीक, मतलब कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अगर हम देखें तो प्रायोरिटी हमारी इसको, रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब रिंग को प्रायोरिटी मिल गई। अब नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से ब्रांचिंग पहले मिलता है, तो भाई पहला कार्बन यही बनेगा। अच्छा कौन बैठा है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 मेथिल, तो 1 मेथिल, बाकी आगे आपको पता ही है साइक्लोप्रोपेन, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखिए, अगर इसी में आपसे पूछता है, इसी कंपाउंड को लेके अगर आपसे पूछता है ऐसे ऐसे, और अच्छा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां देखो एक कार्बन यहां होगा और एक कार्बन यहां होगा, फिर रूल वही अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे रूल? भाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मतलब ये, तो पहला कार्बन ये हो गया, तो इस बार हो गया 1, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 1 एथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक, ये हो गया दूसरा रूल। देखो हर क्वेश्चन में एक रूल बताते जा रहा हूं मैं, ठीक। अब है तीसरा इसी कंपाउंड पे, और आपको यहां ही दिया जाएगा फंसा, मान लीजिए ऐसे है, तो अब प्रॉब्लम ये फंस गई कि अब तो प्रायोरिटी किसको दी जाए, क्योंकि इस बार तो 3 चेन में भी है और 3 इसमें भी है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए? तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी रिंग को ही देंगे, ठीक, प्रायोरिटी रिंग को। चेन को प्रायोरिटी तब तक नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक या तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए चेन में, तब उसको प्रायोरिटी मिलेगी, या नंबर ऑफ जो चेन आपने चुनी है उस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आके ना अटैच हो जाए, तब तक आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो देखो एक तो 3 कार्बन है, ऊपर से कोई ब्रांचिंग भी नहीं है उस पे, तो मतलब प्रायोरिटी तो रिंग ही ले जाएगा, ठीक। अच्छा 1, चलो इसका नाम हो जाएगा 1। अब देखो एक कार्बन था तो मेथिल, 2 कार्बन था तो एथिल, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, तो 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अच्छा देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते भाई, इस कार्बन को यहां, इसको यहां, इसको यहां, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका नाम आप लिखिए, देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर इसको लिखने को कहा जाएगा तो आप देखिए भाई नंबरिंग तो यही होगी 1, तो 1, अब देखो इस पे भाई दोनों तरफ ब्रांचिंग है, तो इसके बाद फिर 1 2, अब आप ब्रैकेट लगाइए, ठीक, वो पुराना वाला जैसे आपने किया होगा, तो 1, अब देखो 1 पे कौन बैठा है? 1 पे मेथिल ही है, तो फिर 1 मेथिल, 2 कार्बन है तो उसके लिए एथिल, फिर जैसे है साइक्लो और नाम हो गया प्रोपेन, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं? तो नोट करते हुए चलिए, तो ये हो गया 4, जो मैंने चारों पे 4 रूल बता दिया। 1 कार्बन था तो मेथिल, 2 कार्बन था तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल। चेन को तब तक प्रायोरिटी नहीं देनी है जब तक कि या तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या चेन में बढ़ जाए या चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप एटम आगे ऐड ना हो जाए, ठीक। चलो तो अब ऐड करते हैं, नंबर ऑफ चेन बढ़ाते हैं और फंक्शनल ग्रुप जरा ऐड करते हैं। तो चलिए 5वां देखिए, 5वां देखो और करो खुद से। चलिए अब ये आ गया, अब इसका देखिए, अब देखो, अब 1 2 3 4 जो आपकी चेन है, चेन में टोटल 4 कार्बन है और रिंग में आपके 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी चेन को मिलेगी। मतलब कि प्रायोरिटी के इस मामले में इस बार ये आगे हो गया। अब पुराना वाला रूल, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांचिंग 1 2 3 4, ठीक। चलो तू दूसरे पे देखो कौन बैठा है, वो हो गया 2 साइक्लो। इस बार प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जब मेन चेन लेते हैं तब एन लगाते हैं, जब ब्रांचिंग लिखते थे तो क्या लिखते थे? मेथिल, एथिल, प्रोपिल,
तो इस बार ये ब्रांचिंग के रूप में है, तो प्रोपेन ना लिख के यहां पे हम प्रोपिल लिखेंगे। बात आई समझ में? ब्रांचिंग के लिए हम मेथिल एथिल प्रोपिल लिखते थे ना, तो ये इस बार ब्रांचिंग में इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए प्रोपेन ना लिख के प्रोपिल लिखेंगे। बाकी 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक, चलिए अगला देखिए। मान लीजिए अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, ऐसे कंफ्यूज ही करना है, टीचर लोग तो कंफ्यूज ही करेंगे ऐसे करके, और किसी ने आपसे ये कर दिया, कहा आप बताइए। अब देखिए चेन में 2 कार्बन है ना, रिंग में 3 कार्बन है, तो भैया 3 कार्बन को प्रायोरिटी दोगे, नाम लिख दोगे? नहीं, रुक जाओ। 2 कार्बन वाले के पास देखो फ्लोरीन है, अगर कोई बाहर का एटम आया तो उसकी प्रायोरिटी तुरंत बढ़ेगी, मतलब प्रायोरिटी के मामले में इस बार ये ले गया। चलो ये देखो, ये है फ्लोरो मतलब F। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें F है, आपको लिखना पहले साइक्लो को ही है, मतलब पहले आपको साइक्लो ही लिखना है, इसमें कोई ब्रांचिंग ऑर्डर नहीं देखा जाता। आपको हर हाल में अगर आपका चेन मेन ले रहे हैं आप, तो ब्रांचिंग अगर साइक्लो वाला कंपाउंड तो पहले नाम साइक्लो का ही लिखा जाए। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 1 साइक्लो प्रोपिल। अब लिखो 1 2, ठीक। ओ सॉरी, देखो गलत हो गया। देखो मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी इस बार चेन की हो गई, तो चेन की प्रायोरिटी होगी तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से, तो प्रायोरिटी चेन की होगी। और रिंग में और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि फ्लोरीन होता है, तो इसीलिए अगर कोई बाहर का एलिमेंट आता है तो ये पहला कार्बन, तो 1 2, खाली नंबरिंग गलत हुई थी, बाकी लिखेंगे तो आप इसी को पहले, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लो प्रोपिल, बाकी और अच्छा फ्लोरो भी है ना, तो 1 फ्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक, तो 2 साइक्लोप्रोपिल 1 फ्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब और देख लीजिए, और आपको हम थोड़ा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और इस पे बताते हैं। चलिए, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, और यहां हो गया आपका आयोडीन। अब देखो इसका नाम लिखने को बोला है, तो देखो कुछ नहीं करना है, पता है पहले ब्रांचिंग का नाम लिखना है क्योंकि इस बार तो यही मेन है। तो ऐसा करो, पहले ये है क्लोरीन मतलब कि ये है C, ये है ब्रोमीन मतलब कि B, और ये है आयोडीन मतलब कि है आइडो। अब पढ़ो ABC। अब सवाल ये है कि नंबरिंग किधर से करें। देखो अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, और आप नंबरिंग इधर से आएंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से देखो एक तो आयोडीन भी दूर मिलेगा और ब्रोमीन भी दूर मिलेगा, तो इससे अच्छा नंबरिंग यहां करो 1 2 3 4 5 6। चलो सबसे पहले ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आइडो साइक्लो हेक्स एन। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसपे आप ट्राई करेंगे और अपनी कॉपी में जो भी आपने बनाया है उसको उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से पढ़िए, रिपीट कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से पढ़िए, नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप उसको कर लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में जो भी आपने कॉपी बनाया है उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सब समझाया है, बस ये 4th वाले में मैंने थोड़ा सा आपको ट्विस्ट के लिए दिया है होमवर्क, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 कार्बन यहां है 3 कार्बन यहां है, लेकिन इस बार क्लोरीन इनके साथ अटैच हो गया है। तो आप खुद सोचिए प्रायोरिटी किसको देनी है, चेन को देनी है कि इनको देनी है। ठीक है, बाकी ये बता दिया। और 6th वाला देखिए आप, 6th वाला जो है आपका वो डबल बॉन्ड का है, तो आप ये भी याद रखिएगा, नाम लिखने में डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने बताई थी कि 1 इन 2 इन कैसे लिखना है। यहां पे 7th में आपको 2 बार डबल बॉन्ड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, और इसका नाम नहीं आएगा वो आपको हमसे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आपका नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है?
देखो फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो दो शब्द से मिलकर बना है, फंक्शनल और ग्रुप। अब क्या होता है देखो जरा समझो, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, तो आप जब जाते हैं तो आपकी पहचान किससे होती है? जैसे आज जो सोसाइटी में है वो क्या बोलते हैं, नाम से पहचान होती है, बहुत लोग बोलते हैं काम से पहचान होती है। आप कैसे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं उससे फर्क पड़ता है। ओ अच्छा डायलॉग था, ठीक है। देखिए तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, जैसे इमेजिन करिए मान लीजिए आप आईएएस हैं, सिविल की पोस्ट पर हैं आप, तो आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, ठीक है। एक ऑटो ड्राइवर है तो उसकी उतनी इज्जत नहीं लोग करते हैं, ऐसे सोसाइटी में है, जबकि वो दोनों ही अपना अपना एक काम कर रहे हैं। भाई मान लीजिए कोई है जो स्कूल में बस ड्राइवर है, या कोई लेबर है जो काम कर रहा है, तो वो उसका काम है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो वो काम रुक जाएगा। तो सबके अपने अपने काम की इंपॉर्टेंस होती है, बट जो हमारी सोसाइटी है वो एक इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे किसी के आने से या किसी के काम से किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब क्योंकि आपके पास है कंपाउंड, तो कंपाउंड में कौन लग रहा है, किसके आने से पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि आपके पास एटम हो या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम हो। अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके लगने से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाए, दैट पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। और वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, सबसे छोटा अगर आपको एग्जाम्पल लूं तो मीथेन। मीथेन के पास जो चारों हाथ होते हैं वो हाइड्रोजन के हैं, ठीक। तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। अच्छा क्या इस कंपाउंड, एक हाइड्रोजन की जगह मैं फ्लोरीन बैठा दूं, बाकी जगह मैं हाइड्रोजन ही बैठा हूं, तो क्या अभी भी ये मीथेन होगा? नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो मेथिल, फ्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब देखो ये कंपाउंड अलग है और इस कंपाउंड का नाम अलग। नाम अलग का मतलब कंपाउंड चेंज। भाई देखिए कंपाउंड आप पहचानेंगे कैसे, आपको इसीलिए नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा है। जो भी कंपाउंड मिले उस कंपाउंड का नाम लिखते जाओ, नाम अलग होता जाएगा, कंपाउंड अलग होता जाएगा। भाई ये मीथेन था, ये फ्लोरोमीथेन हो गया। अब इसमें चारों जो लगे हैं वो हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन है बट 1 फ्लोरो है। ये भी मीथेन होता अगर यहां फ्लोरीन ना लगा होता। मतलब फ्लोरीन के लगने से इस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड से बदल गई। तो ये जो पर्टिकुलर एटम है, इसी पर्टिकुलर एटम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके लगने भर से कंपाउंड की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी और पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, समझे ना। चलो अब आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका आपको अभी नोमेनक्लेचर देखना है, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं बेसिकली वो आप देख लीजिए, और आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप का एक एक वीडियो में 2-2 3-3 फंक्शनल ग्रुप का मैं आपको नोमेनक्लेचर कराता जाऊंगा, ठीक। चलिए आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है पहले उनका ऑर्डर मतलब सीक्वेंस लिख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपके पास जो आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है आपके पास एल्डिहाइड, एंड देन है आपके पास कीटोन, फिर है आपके पास अल्कोहल, फिर आपके पास है ईथर, उसके बाद है आपके पास ईस्टर, फिर है आपके पास एमाइन। देखिए होते तो बहुत हैं बट बेसिकली जो आपको यूज करने हैं वो यही लोग मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ये है आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखना है, आप कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि ये वाले होंगे तो ये लिखेंगे, ये वाले होंगे तो ये लिखेंगे, ठीक। इनके बारे में हम नेक्स्ट में कवर करेंगे आपको, और जितने भी लगेंगे एक में 2-3 जैसे भी कवर हो पाएगा हम उसको कवर करते जाएंगे, ठीक। तो जितना पढ़ाए हैं उतना नोट कर लीजिए और उतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास टोटल इतने फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, फिर है एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, एमीन। होते और हैं, आई रिपीट होते और हैं।
लेकिन अभी जो आपको काम लगेगा, जो सबसे ज़्यादा 11th 12th जेई नीट में जो काम लगेगा, वो यही लोग बार बार मिलेंगे। तो इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जितना पढ़ाए हैं आज, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स जो भी बना रहे हैं बनाते रहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।